Hello and welcome again to the session. So students, today we are going to discuss about टीचर एजुकेशन पार्ट बी। हमने पार्ट ए कर लिया था, हम पहले सारे पार्ट्स को कवर कर लेंगे, देन आफ्टर दैट आपका टेस्ट होगा लास्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, जेके सेट, जेकेपीएससी लेक्चरर के लिए भी कोचिंग देते हैं, एज वेल एज प्रोफेसर डब्ल्यूबी सेट, ठीक है। तो अगर आपने ज्वाइन करना होगा तो टेलीग्राम का लिंक ये है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टीचर एजुकेशन का पार्ट बी। पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। देखो, ये जो पार्ट ए है ये हमने कल ख़त्म किया था, आज हम पार्ट बी पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, NCERT NCTE हमने नहीं पढ़ा था, बिकॉज यहाँ पे आपको पढ़ना है NCERT NCTE UGC SCERT रमसा और भी बहुत सारी टर्म्स हैं, तो हम पार्ट सी में इसको एक साथ ही पढ़ लेंगे। आज हमने पढ़ना है नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ शूलमैन, डेंग एंड लूक, हबरमास। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होता है, स्ट्रेटजीज क्या होती है रिफ्लेक्टिव टीचिंग की, मॉडल्स क्या क्या हैं। मॉडल्स बहुत सारे मॉडल्स हैं, बट आज हम बिहेवियरिस्टिक कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल है, और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो हिडन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा पार्ट बी है। तो सबसे पहले क्या है आपके सिलेबस में, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन। देखो, नॉलेज बेस क्या होता है। टीचर एजुकेशन जब हम पढ़ते हैं तो टीचर को एक बेस का पता होना चाहिए, मतलब टीचर एजुकेशन की नॉलेज बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो बच्चों को इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हैं। अब नॉलेज बेस का मतलब क्या है, देखो स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, ये घर है, हम एक घर बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घर की नींव डालते हैं ना। हम ये देखते हैं सो दैट जो भी हम घर बना रहे हैं वो घर कैसा होगा, स्ट्रांग होना चाहिए। इसी तरह से जब हम टीचर को एजुकेट करते हैं तो टीचर की जो नींव होती है, जो बेस होता है नॉलेज का, वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अब तीन चीज़ें इसमें आती हैं। नॉलेज ऑफ लर्नर, यहाँ पे जो टीचर है, टीचर को लर्नर की नॉलेज होनी चाहिए और लर्नर की डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, लर्नर की नॉलेज किस में आता है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। साइकोलॉजिकल, जो आपने ट्राइंगुलेशन पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड है ये, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन करिकुलम गोल्स। सब्जेक्ट मैटर मतलब जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब साइकोलॉजिकल हो गया। देन यहाँ पे पेडागोजिकल हो गया, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है। टीचिंग सब्जेक्ट, जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें आती हैं नॉलेज बेस में। अब अकॉर्डिंग टू डिफरेंट अलग अलग जो टीचर एजुकेशन को नॉलेज बेस बोलने वाले हैं, ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने तरीके से नॉलेज बेस टीचर एजुकेशन का अलग अलग दिया है। जैसे शूलमैन ने क्या बोला है, डेंगेंग लूक ने और हैबरमास ने। तो हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है शूलमैन। शूलमैन ने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है PCK। PCK जो कॉन्सेप्ट है, पी का मतलब क्या है, पी मतलब पैडागोजी, पैडागोजी यहाँ पेडागोजिकल बोलते हैं। सी से हो गया कंटेंट एंड के से हो गया नॉलेज, ठीक है। मतलब क्या है, पेडागोजी का मतलब क्या है यहाँ पे है, टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको लेक्चर मेथड से पढ़ा रही हूँ। अगर आपको लेक्चर मेथड से समझ नहीं आ रही है तो अकॉर्डिंग टू योर नीड मैंने वो जो मेथड ऑफ टीचिंग है उसको चेंज करना है। तो टीचिंग मेथड। कंटेंट का मतलब क्या है, जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रही हूँ, जिस कंटेंट को मैं पढ़ा रही हूँ उसमें मुझे सब्जेक्ट मास्टरी होनी चाहिए। नॉलेज मतलब मुझे डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसकी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो शूलमैन ने क्या बोला कि जब एक टीचर को पता होता है कि हाउ टू टीच, मैंने कैसे पढ़ाना है, कौन सा मेथड मैंने कब यूज़ करना है, कैसे मैंने लेसन को प्लान करना है, जो कंटेंट है उसको कैसे पढ़ाना है, ठीक है, उसकी जो पूरी नॉलेज होगी, कौन सा मेथड कब यूज़ करना है, तो उसी को हम बोलेंगे PCK। तो ये जो PCK कॉन्सेप्ट दिया है वो किसने दिया है, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज की बात की है शूलमैन ने, ठीक है। तो शूलमैन ने 1986 में शूलमैन ने क्लासीफाई किया कंटेंट नॉलेज को और पेडागोजिकल नॉलेज को। अब पेडागोजिकल नॉलेज में क्या आता है, कंटेंट नॉलेज में क्या आता है। पेडागोजिकल नॉलेज में क्या आता है, इसमें सारे पेडागोजिकल नॉलेज मैंने आपको बोला ये किससे रिलेटेड है, मेथड से रिलेटेड है। मेथड ऑफ टीचिंग, या जहाँ पे हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं उसको हम पेडागोजिकल नॉलेज। कंटेंट नॉलेज क्या है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है और ये किससे रिलेटेड होगा, थ्योरी से रिलेटेड होगा। इसमें एजुकेशनल पर्पस, मेथड ऑफ टीचिंग, लर्निंग आता है। इसमें नॉलेज आता है, कॉन्सेप्ट्स, जो भी थ्योरीज हैं, आइडियाज़ है वो आएगा। यहाँ पे टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग है और यहाँ पे प्रूफ्स एंड एविडेंसेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं UGC नेट एग्जामिनेशन।
ठीक है। प्रूफ्स एंड एविडेंसेस, नेचर ऑफ टारगेट ऑडियंस और असेसमेंट करते हैं, और यहाँ पे प्रैक्टिस एंड अप्रोच टू डेवलप नॉलेज। तो यहाँ पे 1986 में शूलमैन ने क्लासीफाई किया कंटेंट नॉलेज को और पेडागोजिकल नॉलेज को। फिर 1986 में ही क्या हुआ, जो शूलमैन है इन्होंने 8 कैटेगरीज ऑफ नॉलेज बेस दिए हैं टीचर एजुकेशन के। आप इसको कैसे याद रखोगे, GC, CGC, यूपी फाउंडेशन। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। मैं गवर्नमेंट कॉलेज गई, कहाँ गई, गवर्नमेंट कॉलेज, GC का स्क्वायर याद रख लो, यहाँ तक स्क्वायर आ जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज गई, ठीक है, पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज गई, उसके बाद क्या हुआ, GC, फिर आता है GC, तो GC है। पहले मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज गई, फिर मैं दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज गई, वहाँ कुछ नहीं बना, फिर मैंने यूपी की फाउंडेशन की, ठीक है। तो जनरल लिबरल एजुकेशन, उसकी नॉलेज होनी चाहिए टीचर को। कंटेंट, जो वो कंटेंट पढ़ा रहा है उस पर्टिकुलर कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए। कंटेंट स्पेसिफिक पेडागोजी, मतलब जो कंटेंट पढ़ा रहा है उसमें वो किस मेथड का यूज़ कर रहा है। जनरल नॉलेज होनी चाहिए, जो भी पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स हैं उससे रिलेटेड। करिकुलम की नॉलेज होनी चाहिए। बच्चे अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल, देखो जो स्टूडेंट होते हैं क्लास में अलग अलग डाइवर्सिटीज़ होती है, अलग अलग स्टूडेंट होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिमांड ऑफ द स्टूडेंट टीचर को नॉलेज होनी चाहिए डाइवर्सिटी की और इंडिविजुअल डिफरेंस की। परफॉर्मेंस स्किल की नॉलेज होनी चाहिए। फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, पॉलिटी के बारे में, फिलासफी के बारे में, साइकोलॉजी, कल्चर एंड क्रॉस कल्चरल इथोस इन द सेम ईयर, ठीक है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो 1986 में 2 काम किए हैं किसने, शूलमैन ने। एक तो उन्होंने पेडागोजिकल नॉलेज और कंटेंट नॉलेज को डिफरेंशिएट किया, और दूसरा उन्होंने 1986 में ही क्या बोला, पहले एक गवर्नमेंट कॉलेज गए, फिर दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज गए, फिर यूपी की फाउंडेशन डाली, ठीक है। फिर शूलमैन ने ये जो 3 ब्रॉड कैटेगरीज है कंटेंट, सिर्फ कंटेंट नॉलेज की 3 ब्रॉड कैटेगरीज कौन से हैं, 3 ब्रॉड कैटेगरीज हो गए, CPC, ठीक है, CPC याद रखना। CPC क्या है, कंटेंट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज और करिकुलर नॉलेज, ठीक है। कंटेंट, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसकी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, उसकी कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए। पेडागोज PC के होना चाहिए, पेडागोजिकल और करिकुलर नॉलेज, आपने सिर्फ पॉइंट्स याद रखने। उसके बाद शूलमैन ने 5 स्टेप्स मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग दिया है, और ये जो मॉडल है ना ये सिर्फ टीचर्स के लिए है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं आएगा, ये सिर्फ किसके लिए आएगा, टीचर्स के लिए। तो आप इसको कैसे याद रखोगे इस मॉडल को, सी टायर, हम बोलते हैं देखो मेरा टायर ही टूट गया या मेरा टायर पंचर हो गया, सी टायर, ठीक है। सी से कंप्रीहेंशन, पहले आपको खुद एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है जब हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लग गई, जैसे मैंने पहले पढ़ा नेट के लिए, पढ़ा, तो पहले मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगी, फिर मैं ट्रांसफॉर्म करूँगी, ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इंस्ट्रक्शन हो गया टीचिंग से रिलेटेड। यहाँ पे फिर टीचर क्या पढ़ाए करेगा, पहले उसको खुद अंडरस्टैंडिंग लगेगी, फिर वो ट्रांसफॉर्म करेगा, मतलब वो मटेरियल बना रहा है, ट्रांसफॉर्म किया, मटेरियल बनाया आपके लिए, फिर आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की, टीचिंग की, और फिर बाद में यहाँ पे इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन मतलब वो चेक करेगा जो आपको पढ़ाया क्या आपको प्रॉपर तरीके से समझ आया या नहीं, और फिर आपके बीच में रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो सी टायर आएगा, पहले कंप्रीहेंशन, देन ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, इवैल्यूएशन और रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा, शूलमैन ने एक और चीज़ दी है, एक कल्चरेशन मॉडल जो दिया है वो आपके शूलमैन ने ही दिया है, ठीक है। तो शूलमैन ने, अब देखो 1986 में हमने क्या पढ़ा, 1986 में उन्होंने जो पेडागोजिकल नॉलेज है और जो कंटेंट नॉलेज है उसको डिस्क्रिमिनेट किया, और उन्होंने 1986 में ही क्या किया, पहले वो गवर्नमेंट कॉलेज गए, एक गवर्नमेंट कॉलेज, फिर दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज गए, फिर यूपी की फाउंडेशन डाली, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद उन्होंने 3 ब्रॉड कैटेगरीज को, और उसमें हमने PC क्या पढ़ लिया, CPC पढ़ा, कंटेंट नॉलेज, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज और करिकुलर नॉलेज। फिर उन्होंने 1987 की बात है, 1987 में इन्होंने 4 चीज़ें दी, ठीक है। तो इन्होंने नॉलेज को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया, 4 कैटेगरीज में, 4 ब्रॉडर एस्पेक्ट, ठीक है। तो इसमें PC इसमें कौन सा है, PCPM, ठीक है, या ऐसे याद रख, PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर, प्राइम मिनिस्टर ने ले लिया, PCPM याद रखोगे। PCPM क्या है, पेडागोजिकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज और मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये आपका था शूलमैन का, तो शूलमैन ने ये सारी चीज़ें दी, हमने बहुत डिटेल में पढ़ ली। अब हम देखेंगे डेंग एंड लूक ने नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन के बारे में क्या बोला है। तो डेंग एंड लूक ने ये कब दिया है, 2008 में। तो इन्होंने बोला कि अगर हमने नॉलेज बेस देखना है टीचर एजुकेशन का, तो इन्होंने 3 कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज दी। अब ऐसे इसको याद रख लेना, DEP। देखो डेंग एंड लूक है ना, लूक को याद रखो, पीपल, लोग होते हैं ना, हम बोलते हैं लोग हैं, लूक मतलब पीपल हो गए, लूक, और डेंग मतलब डेंगू। तो डेंगू जब लोगों को काटता है तो वो डेप्थ में काटता है, मच्छर डेप्थ में काटेगा ना, DEP, डेप्थ मतलब डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज,
ई से हो गया एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज एंड पी से हो गया प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज। आप इसको डेप याद रखें, ठीक है। फर्स्ट क्या है, डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज। डिसिप्लिन किससे रिलेटेड होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड। जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसकी आपको क्या प्रॉपर नॉलेज है या नहीं, उसकी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, उसको बोलते हैं डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज। देन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज क्या है, यहाँ पे आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली कर रहे हो। अब जो आपने पढ़ा उसका प्रैक्टिकल यूज़ करना, और उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज। और एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज हम किसको बोलते हैं, एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज हम बोलते हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंस आ जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है, टीचर को एक्सपीरियंस आ जाए। तो आप ऐसे याद रखो, देखो वहाँ पे जब आप पढ़ोगे ना, जो आपने हैबरमास पढ़ना है, जैसे हमने डेप पढ़ा है यहाँ पे, वहाँ पेट है, तो ई यहाँ दोनों में है, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप ऐसे याद रख लेना कि डेंगू जब काटता है तो जब भी मच्छर होता है डेंगू हो जाता है। ये लोगों का एक्सपीरियंस है, ये लोगों का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज में क्या है, इसमें क्या है कि जो भी टीचिंग प्रोसीजर है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से, किस तरह से जो टीचर है क्लासरूम में आ रहा है, किस तरह से अपनी सब्जेक्ट मैटर, जो अपने सब्जेक्ट मैटर में क्या उसको प्रॉपर तरीके से मास्टरी है या नहीं। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज में क्या आता है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज हो गया। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल नॉलेज पे किया जाता है, थ्योरेटिकल नॉलेज पे कम फोकस किया जाता है। इसको हम प्रोसीजनल नॉलेज भी बोलते हैं। एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज को याद किया जाता है। ये हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उनसे लिया जाता है, ठीक है। तो जो डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज है ये कॉनिकल नॉलेज है जो डिसिप्लिन में एस्टेब्लिश हुआ है। प्रैक्टिकल प्रोसीजनल नॉलेज हो गया, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आता है आपका हैबरमास। तो जो हैबरमास है, हैबरमास ने काम किया है क्रिटिकल थ्योरी ऑफ प्रैग्मेटिज्म पे, और इसको हम कभी कभी ये प्रैग्मेटिज्म थ्योरी है ना, उससे रिलेटेड थोड़ा, बिकॉज उन्होंने प्रैग्मेटिज्म पे बहुत काम किया है। उन्होंने जो फॉर्म्स ऑफ नॉलेज है, नॉलेज बेस है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे मैंने आपको बोला था पैट, PET। पैट क्या है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज, इमेंसिपेटरी कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज और टेक्निकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज, इमेंसिपेटरी कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज और टेक्निकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज। हैबरमास ने जो बुक लिखी उस बुक का नाम है डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट, और इन्होंने थ्योरी दी है कम्युनिकेटिव एक्शन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट एंड मॉडल, ठीक है। तो यही इसका कुछ इंपॉर्टेंट मेन चीज़ है जो आपको पढ़नी है। फिर आता है आपका रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टीचर हूँ, ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, तो यहाँ पे बच्चे हैं, तो मैं टीचर हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो मैं जो पढ़ा रही हूँ, जैसे कैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं उसका यहाँ पे एक फ़ोन रखूँगी और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगी। और जो मैंने पढ़ा लिया यहाँ पे, फिर मैं देखूँगी इस फ़ोन में जाके कि क्या कैसे मैं पढ़ा रही हूँ, कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है, कहाँ मैं लैग कर रही हूँ और कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ठीक है। अब जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी वहाँ मैं खुद में इम्प्रूवमेंट करूँगी, दैट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ठीक है। मतलब क्या है कि जो मैं यहाँ टीचिंग करा रही हूँ, यहाँ पे तो मैंने फ़ोन रखा है ऑन करके, फिर जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी तो क्लास के ख़त्म होने के बाद मैं जाऊँगी घर पे, तो इसको अपनी टीचिंग को देखूँगी। मतलब मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ अपनी टीचिंग को कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं बैक हो जाके देख रही हूँ कि कैसे पढ़ा रही हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उसको हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जो टीचर है वो क्या करता है, चीज़ों को दोबारा से देखता है, लुक बैक एट थिंग्स, कि क्या मैंने गलत तो नहीं पढ़ाया है, क्या मैं क्लास में कर रही थी, क्या मैंने राइट पढ़ाया, क्या क्या अगर मैंने गलत पढ़ाया तो क्या कॉजेज़ हैं इसके पीछे, मैं कैसे इंप्रूव करूँगी, मेरा जो टीचिंग प्रैक्टिस है, मेरा जो टीचिंग स्किल है उसको कैसे इंप्रूव करूँगी, इसको हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग बोलते हैं। तो क्लासरूम में जो टीचर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, एनालाइज करता है कि हाउ प्रैक्टिस कैन बी इम्प्रूव्ड, किस तरह से हम अपनी जो टीचिंग प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव करेंगे बेटर लर्निंग आउटकम के लिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग। अब अप्रोचेस रिफ्लेक्टिव टीचिंग की कौन सी है, एक्सटर्नल असेसमेंट आता है। एक्सटर्नल असेसमेंट का मतलब क्या है कि जैसे मैं टीचर हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने कुछ जो मेरे कलीग्स होंगे 3 या 4 कलीग्स, तो मैं उनको क्या बोलूँगी, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल ये मेरे कलीग्स हैं, तो मैं इनको बोलूँगी कि जिस टाइम मैं बच्चों को क्लास में पढ़ाती हूँ ना, तो आप यहाँ पे देखा करो कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है।
कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको हम बोलते हैं पीयर ऑब्जर्वेशन। पीयर मतलब यहाँ पे मैंने अपने कलीग्स को बोला, फ्रेंड्स को बोला कि आप ऑब्जर्व करो, इसको एक्सटर्नल असेसमेंट बोलते हैं। रिटर्न अकाउंट असेसमेंट, जैसे डायरी रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बढ़िया तरीके से पढ़ा लिया, उसके बाद मैं घर जाऊँगी और मैं डायरी में लिखूँगी कि आज मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा है, ये सारी चीज़ें। अब जो जो मुझे कमी लगेगी ना, वहाँ भी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। सेल्फ असेसमेंट, खुद को असेस करना, और एक्शन रिसर्च होता है इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक जनरल लेवल पे अगर हम देखेंगे, थिंकिंग अबाउट वंस टीचिंग, मतलब अपनी टीचिंग के बारे में हम सोचते हैं कि कहाँ इंप्रूवमेंट करना है और कहाँ नहीं। रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे टीचर सोचता है अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के बारे में, एनालाइज करता है किस तरह से मैंने बच्चों को पढ़ाया, किस टीचिंग मेथड से पढ़ाया, कैसे मैंने इंप्रूव करना है, क्या मेथड मैंने चेंज करना है, सो दैट मैं बेटर लर्निंग आउटकम को ला सकूँ। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो टीचर है वो चीज़ों को बैक देखता है, क्या मैंने सही पढ़ाया, क्या मैंने गलत पढ़ाया, ठीक है, क्या क्या कॉजेज़ हैं इसके पीछे। ये तब होता है जब टीचर रिफ्लेक्ट करता है, थिंक करता है, सोचता है, एनालाइज करता है, सो दैट वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर तरीके से अपनी टीचिंग लर्निंग आउटकम को इंप्रूव करे। रिफ्लेक्टिव टीचिंग हेल्प करता है क्लासरूम को एनरिच करने में। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स का यूज़ होता है, और इससे क्रिटिकल थिंकिंग जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, एनहांस हो। अच्छा, रिफ्लेक्टिव साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, देन आता है फीलिंग, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन और एक्शन। ठीक है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैंने आपको कोई भी चीज़ पढ़ा ली, ठीक है, टीच किया, टॉट किया, पढ़ा लिया, उसके बाद मुझे कैसा फील हुआ, मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब मुझे फील हो रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, अगर मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, मैं बच्चों को इवैल्यूएशन करूँगी, कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। अब क्वेश्चन पूछ लिए, फिर मैं कंक्लूजन पे आऊँगी, अगर बच्चों को समझ नहीं आया होगा फिर मैं एक्शन लूँगी। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, DFECA, ठीक है, ई, तो इसको कैसे याद, DFE है यहाँ पे, डिफीक एक्शन, ठीक है, डिफीक एक्शन ऐसे याद रख सकते हो। फिर आता है मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, बिहेवियरिस्टिक मॉडल हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल हो गया, इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल हो गया। इतने ही नहीं है, बहुत सारे मॉडल हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मॉडल, मॉडल क्या होता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मॉडल क्या होता है, मॉडल एक फ्रेमवर्क होता है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो हम बनाते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं कि हमने बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करना है, बेस्ट सूटेबल टीचिंग मेथड कौन सा हो जाएगा, उसको हम मॉडल बनाते हैं, उसको हम मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो मॉडल जो टीचर एजुकेशन का है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है टीचर्स के लिए। ये हेल्प करता है टीचर्स को अंडरस्टैंड करने में करिकुलम बेटर तरीके से। यहाँ पे जो टीचर होती है वो मॉडिफिकेशन कर सकती है, जो उनके पास ऑलरेडी टीचिंग मेथड होता है, मॉडल होता है, इंस्ट्रक्शन डिलीवरी होता है, उसमें वो मॉडिफिकेशन कर सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे की लर्निंग के अकॉर्डिंग। ये हेल्प करता है फ्यूचर टीचर्स को, जो टीचर्स बनने चाह रहे हैं, कि वो हाईली प्रोफेशनल बने, उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स आ जाए, ठीक है। ये टारगेट करता है करिकुलम के ऑब्जेक्टिव को डायरेक्टली, हेल्प करता है फ्यूचर टीचर्स को अंडरस्टैंड करें किस तरह से जो डाइवर्सिटी होती है क्लासरूम में, वेरी लर्नर्स होते हैं क्लासरूम में, उन पे फोकस करना है, ठीक है। और भी बहुत सारे मॉडल हैं, देखो हम यहाँ पे आज जो आपके सिलेबस में दिए हैं और जो मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं वो पढ़ेंगे, बट अगर आप हमारा ज्वाइन करोगे तो आपको मैं सारे मॉडल्स डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे कौन सा मॉडल पढ़ेंगे, वेट अ सेकंड, यस, बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन, इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे जैक्सन मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन, कैस्केड मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे इतने ही मॉडल्स को कवर करेंगे। हाँ, और एक मॉडल पढ़ेंगे 4D मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन, इतने ही मॉडल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये जो बिहेवियरिस्टिक मॉडल है ना, ये जो बिहेवियरिस्टिक, ये किसने दिया है, JB वॉटसन ने दिया है और BF स्किनर ने दी है। BF स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस है यहाँ पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, हम आगे पढ़ेंगे। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग जो ओरिजिनेट हुई है किससे, JB वॉटसन से। वॉटसन के अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चे का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो बहुत, मतलब यहाँ पे बच्चे का जो इन्वायरमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उससे ही क्या होता है, बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो डेवलप होता है। इन्होंने SR मॉडल की बात की है, ठीक है। तो ये बिहेवियरिस्ट मतलब जो बिहेवियर पे फोकस करेगा, ये मैंने आपको, हाँ, ये यूनिट 3 में भी हमने डिटेल में पढ़ना है। स्किनर के अकॉर्डिंग क्या है, हम रिपीट बिहेवियर करते हैं, जो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल होता है ना उसको हम रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जब भी स्किनर की बात होगी तो यहाँ पे रिवार्ड और पनिशमेंट की बात होगी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात होगी, रिइंफोर्समेंट की बात होगी, रिवार्ड और पनिशमेंट की। बिहेवियरिस्टिक में किसकी बात होगी, कंडीशनिंग की बात होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिहेवियरिस्टिक मॉडल कौन कौन से हैं, कंडीशनिंग हो गया, कंडीशनिंग, ऑर्गेनिज्म, रिएक्शन, स्टिमुलस, रिइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, इससे रिलेटेड है, यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा। तो बिहेवियरिज्म का कहना क्या है कि लर्निंग एक परमानेंट चेंज है बिहेवियर में,
और वो जो परमानेंट चेंज बिहेवियर होता है वो इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस से होता है। ठीक है, तो लर्निंग वही हो सकती है। लर्निंग क्या है? लर्निंग ऑब्जर्वेबल होती है बिकॉज जो बिहेवियर होता है ना, बिहेवियर मीन्स सम टोटल ऑफ एक्शन, जो भी हम एक्शन करते हैं तो वो जो लर्निंग होती है वो कैसी ऑब्जर्वेबल होती है। अगर कोई भी बिहेवियर में चेंज नहीं आती है तो हम ये बोलेंगे कि कोई भी लर्निंग नहीं हुई। तो मेन जो एम होता है लर्निंग का वो होता है बिहेवियर में चेंज आना। कुछ इंपॉर्टेंट बिहेवियरिस्टिक मॉडल है जैसे कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग में क्या होता है? बिहेवियरिस्टिक अप्रोच एजर्ट करती है कि लर्निंग किसके थ्रू होती है? कंडीशनिंग के थ्रू होती है। कंडीशनिंग वहाँ पे होती है जब जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास एक स्टिमुलस होता है और वो सर्टेन रिएक्शन देता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पिच करूंगी तो आप रेस्पॉन्स करोगे, आप चिल्लाओगे, मतलब आपकी कंडीशनिंग हो गई है। ठीक है, रिएक्शन का मतलब क्या है? एक बिहेवियर है जो ऑर्गेनिज्म देता है किसकी वजह से? स्टिमुलस की वजह से। अब मैं पिंच करूंगी तो आप रिएक्शन करोगे, उसको हम रिएक्शन बोलते हैं। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस जो चेंज होती है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेट में और मूव करता है। फॉर एग्जांपल, फॉर दिस मॉडल द चेंज, ठीक है, तो ये स्टिमुलस हो गया। आप सिर्फ इसके पॉइंट्स याद रख लेना बिकॉज जो पॉइंट्स हैं पॉइंट से ही क्वेश्चंस आते हैं। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की बात है तो रीइंफोर्समेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो पर्सन का बिहेवियर होता है ना, जैसे एक बच्चा है क्लास में, तो अगर हम उसको बार बार रीइंफोर्स करेंगे, प्रेज करेंगे, तो वो जो अच्छा बिहेवियर है वही करेगा। पनिश करेंगे मतलब जो बैड बिहेवियर है उससे पनिश करेंगे तो वो बिहेवियर वो नहीं करेगा। तो रिवार्ड और पनिशमेंट या रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आते हैं बिहेवियरिस्टिक मॉडल। कौन कौन से? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, मास्टरी लर्निंग और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है ना, ये टीचर सेंटर है। यहाँ पे टीचर जो है ना डायरेक्टली क्या करता है? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है और स्टूडेंट्स सुनते हैं। मास्टरी लर्निंग में डेप्थ में फोकस किया जाता है और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बी एफ स्किनर ने दिया है, थोड़ा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल। ये टीचर सेंटर्ड मॉडल है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के काम होता है उसको मॉनिटर किया जाता है और ग्रेडिंग प्रोवाइड की जाती है। ओवरऑल आप ऐसा समझोगे कि ये जो मॉडल है ये कौन सा है? ये टीचर सेंटर्ड मॉडल है। टीचर सेंटर्ड मॉडल है। ठीक है, मास्टरी लर्निंग मॉडल में क्या है? ये सबसे पहले बेंजामिन ब्लूम जो थे 1968 में, इन्होंने बेंजामिन ब्लूम ने कौन सी टैक्सोनॉमी दी है? ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ठीक है, तो पहली बार बेंजामिन ब्लूम ने 1968 में दी है। स्टूडेंट्स अचीव करते हैं लेवल ऑफ मास्टरी कब? पहले वो कब लेवल ऑफ मास्टरी अचीव करेंगे? पहले उनको सिंपल टू कम्प्लेक्स पता होना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल आपने रीजनिंग के क्वेश्चंस करने हैं, मैथ के क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको बेसिक टेबल पता होना चाहिए। बेसिक जो मैथ्स है वो पता होना चाहिए, टेबल पता होना चाहिए, है ना। अगर ये आपको पता होगा, टेबल पता होगी, तभी आप कर पाओगे ना। तो वही बात है यहाँ पे कि स्टूडेंट्स लेवल ऑफ मास्टरी तब अचीव करते हैं जब उनको पहले जो सिंपल चीज़ होती है वो पता होती है, फिर ही वो न्यू कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं। रिमीडियल टीचिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की जाती है बच्चों को बिकॉज डिफिकल्टीज आ जाती है। देन आता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल। ये जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल है ये किसने दिया है? ये बी एफ स्किनर ने दिया है। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है कि बच्चा यहाँ पे एक अपनी पेस पे पढ़ेगा। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाएगी। कंटेंट को हम यहाँ पे जैसे बड़ा सा कंटेंट है, ये जो कंटेंट है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। आपको पता है इसमें 10 यूनिट्स है तो हमने 10 यूनिट्स में डिवाइड किया। अब जो फर्स्ट यूनिट है इसमें 4 पार्ट है। पार्ट ए हो गया, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो इसको भी हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब जो छोटे छोटे पार्ट्स में इसको भी फर्दर डिवाइड किया, जैसे मैंने ये संख्या फिलासफी पढ़ा दिया है ना, तो संख्या फिलासफी पढ़ा दिया और जो पढ़ाया उसके सीधे बाद तुरंत बाद फीडबैक प्रोवाइड करनी है। तो वही बोला है यहाँ पे, सॉरी बोला है यहाँ पे कि कंटेंट को डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट्स में और वहाँ पे इमीडिएट फीडबैक देते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर और अदर जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उनका यूज़ होता है। ठीक है, फिर आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। देखो जब भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन की बात आती है तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, क्वेश्चन उनसे ही आएंगे। एक तो आपने याद रखना है कॉम्पिटेंसी, दूसरा हो गया स्किल, देन हो गया एबिलिटीज़, देन हो गया मास्टरी, देन हो गया आपका पोटेंशियलिटीज़। बस ये की पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन निकल जाएगा। पोटेंशियलिटीज़, देन आता है प्रोफिशिएंसी, देन आता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, वो भी आता है इसी में, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। तो यहाँ पे फोकस किस पे किया जाता है? मास्टरी पे फोकस किया जाता है ज़्यादा। प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है। फ्लेक्सिबल अप्रोच है, यहाँ पे हम अपनी पेस पे पढ़ते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल किस पे फोकस करता है? टीचर का रोल क्या है यहाँ पे? कॉम्पिटेंसीज डेवलप करना। मतलब यहाँ पे टीचर को ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि वो प्रोफिशिएंसी पे फोकस करे, मतलब प्रोफिशिएंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी, मास्टरी, स्किल, एबिलिटीज़, प्रोफिशिएंसी, और क्या मैंने बोला था? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, है ना। तो ईच कॉम्पिटेंसी, हर एक जो कॉम्पिटेंसी है वो लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, प्री टेस्ट प्रोफिशिएंसी, देखो वही की पॉइंट आ रहे हैं, आपको इसी से क्वेश्चन निकलेंगे। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं, कौन कौन से? एक हो गया नॉलेज, टेक्निक एंड स्टाइल। नॉलेज, टेक्निक एंड स्टाइल, KTS याद रखना। ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कॉग्निटिव का मतलब क्या है? नॉलेज से रिलेटेड। इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, जो भी स्किल्स डेवलप होंगे वो माइंड में ही तो होते हैं। फिर आता है परफॉर्मेंस, यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी स्किल से रिलेटेड है। कॉन्सिक्वेंसीज क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्ट बाय द ट्रेनिंग,
मतलब जो भी अब मैंने आपको पढ़ाया, मैं कॉन्सिक्वेंस देखूंगी कि आपको कितना समझ आया, कितना लर्न किया आपने। इफेक्टिव किससे रिलेटेड है? एटीट्यूड और वैल्यू से। तो आप कैसे इसको याद रखोगे? CPCA, CPCA, ठीक है, पक्का याद रख लेना। PACPAC, पैक याद रख लेना, पैक। तो कॉम्पिटेंसी मॉडल में जो टीचिंग होती है उसका जो फोकस होता है वो किस पे होता है? एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज पे, कंक्रीट थ्योरीज पे फोकस नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज पे फोकस होता है। बिकॉज यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो जाती है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी फोकस होती है। इस मॉडल को मोल्ड किया जाता है इंडिविजुअल लर्नर के स्किल के अकॉर्डिंग और अपनी पेस पे बच्चा पढ़ता है, ठीक है। होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन। देखो जब भी इंक्वायरी आएगी ना, तो इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी हम कब इंक्वायरी करेंगे? जब हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन होगा। आपके पास कोई एक क्वेश्चन है, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के ऊपर ही आप इंक्वायरी करोगे ना। तो इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन किसके रिवाल्व घूमेगा? किसके रिवाल्व घूमेगा? क्वेश्चन के। अच्छा, जो रिचार्ड शूमैन है ये ओरिजिनेटर है इस मॉडल के, और इन्होंने क्या बोला? ये जो मॉडल है ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इंक्वायरी होता है जब हम चीज़ों को खोजते हैं। लर्निंग बच्चा कैसे सीखेगा? खुद से सीखेगा। स्टूडेंट नए नए आइडियाज़ सीखते हैं खुद से, गाइड करते हैं, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, बिकॉज यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको फ्रीडम दी जाती है कि वो थिंक कर सकें, सोच सकें। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे टीचर स्टूडेंट को इन्वॉल्व करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और यहाँ पे क्वेश्चन पे फोकस किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाता है, और बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, और बच्चा यहाँ पे एक एक्टिव इंक्वायरर की तरह होता है। तो इंक्वायरी ओरिएंटेड जो मॉडल है वो रिजॉल्व करता है क्वेश्चंस को। देखो जब भी इंक्वायरी होगी ना, हम बोलते हैं हमारी इंक्वायरी हो रही है, क्यों? वहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए होता है, तभी तो ये इंक्वायरी होती है ना। तो ये जो मॉडल है ये क्वेश्चन के अराउंड घूमेगा, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ना, स्टूडेंट प्रॉब्लम का यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम को, जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे स्टूडेंट खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। टीचर यहाँ पे जस्ट फैसिलिटेटर का काम करता है। फैसिलिटेट होता है हेल्प करना, टीचर सिर्फ हेल्प करेगा बच्चे की डेवलपमेंट पे, और उनको सारे आंसर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर आता है आपका कास्केड मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। देखो कास्केड मॉडल का मतलब क्या है? ये अगर आपने रिसर्च में स्नोबॉल सैम्पलिंग पढ़ा होगा ना, ये बिल्कुल उसके जैसा है, स्नोबॉल सैम्पलिंग जैसा। अब कास्केड का मतलब क्या है? लाइक स्नोबॉल सैम्पलिंग है, ये बिल्कुल उसके जैसा है ये। तो कास्केड मॉडल क्या है? यहाँ पे कुछ यहाँ पे टीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये एक टीचर हो गई, ये दूसरी टीचर हो गई, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 टीचर, कितने टीचर? 3 3 6 टीचर, यस। 6 टीचर गए, तो 6 टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। 6 टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। तो ये जो 6 टीचर है ना, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 100 टीचर्स बैठी हुई हैं, तो सिर्फ ये टीचर्स क्या करेंगी? ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी, ट्रेनिंग लेंगी, और फिर आके इन बाकियों को 100 को, ये जिनको ट्रेनिंग हुई है ना, जैसे इन्होंने ट्रेनिंग ली है, इन 6 ने ट्रेनिंग ली है, तो ये ट्रेनिंग लेने के बाद आएंगे, इन 100 को ट्रेन करेंगे। इसको हम बोलते हैं कास्केडिंग मॉडल, ठीक है। तो कास्केडिंग मॉडल इसको हम बोलते हैं ट्रेन द ट्रेनर मॉडल। क्यों? बिकॉज यहाँ पे किस पे फोकस किया जाता है? जो एक ट्रेनर होता है, ठीक है। एक नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 3 4 6, ये कुछ ट्रेनर्स चले गए, ये भी ट्रेनर है, इन्होंने भी ट्रेनिंग ली है, ठीक है। तो कास्केड मॉडल जो है ये ऐसा मॉडल है टीचर ट्रेनिंग का, जो ग्रुप ऑफ एजुकेटर्स को क्या करेगा? एजुकेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं, तो वो पहले उन्होंने खुद से ट्रेनिंग ली, और फिर वो बाकी फर्दर को ट्रेन कर रहे हैं। तो मतलब ट्रेन द ट्रेनिंग मॉडल, यहाँ पे एजुकेटर्स होते हैं जो पहले ट्रेनिंग लेते हैं, फिर क्या करते हैं? पहले ट्रेनिंग ले लेंगे और फिर खुद से ही उनको ट्रेन करेंगे अपने कलीग्स को। तो ये एक इनिशियल ट्रेनिंग है, जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ टीचर्स को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उनके अंदर एक्सपर्टीज़ डेवलप की जाती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ले जाकर, और ये जो ट्रेन इंडिविजुअल्स होते हैं ये आगे डिसेमिनेट होता है, स्प्रेड करना, फैलाना, आगे नॉलेज को स्प्रेड करते हैं, स्किल्स को अपने कलीग्स के अंदर, ठीक है। और कैस्केड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है लार्ज स्केल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, बिकॉज ये नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अपने कलीग्स दूसरों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन आता है 4D मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। 4D मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन, तो ये जो पहली बार मॉडल है डेवलप किया है, किसने किया है? कॉपी राइटर ऑफ केस वेस्टर्न रिवर्स यूनिवर्सिटी, सुरेश श्रीवास्तव, इन 1940। तो जिसमें 4D आते हैं। सबसे पहले डिस्कवर, फिर आएगा ड्रीम, फिर आएगा डिज़ाइन, और फिर आता है डेस्टिनी, ठीक है। डिस्कवर, ड्रीम, मैंने डिस्कवरी की ख्वाब में, ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर मैंने डिज़ाइन किया और मेरी डेस्टिनी बदल गई। डिस्कवरी का मतलब क्या है? इस स्टेज में यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, जो भी आपका स्कूल या कोई भी है तो उसको आप एक्सप्लोर करोगे, खोजोगे। ड्रीम का है, यहाँ पे आपने खोजा, अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम निकली, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है,
फॉर एग्जांपल ये आपने डिस्कवरी की कि यहाँ पे टेक्निकल कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, तो फिर आपने इमेजिन किया कि कैसा यहाँ पे स्टाफ के साथ मीटिंग की, स्टाफ के साथ मीटिंग करेंगे। जो पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी लाएंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी। अब जो मीटिंग आपने की, जो ख्वाब देखा यहाँ पे, तो उसको क्या करोगे, वैसा ही डिज़ाइन बनाओगे। तो जो डिज़ाइन बनाया तो उसी डिज़ाइन को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे, उसको हम डेस्टिनी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप ये ऐसे याद रखोगे, अच्छा ऐसे याद रखो, दी, पहले दी, मैंने दी के साथ गई थी, तो मैंने ड्रीम देखा कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी, और बाद में फैशन डिज़ाइनिंग की तो डेस्टिनी बदल गई। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आता है जैक्सन मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो जैक्सन ने क्या बताया कि अगर आपको टीचर एजुकेशन को समझना है, टीचर एजुकेशन को अगर समझना है, तो आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि जो टीचर होता है वो क्लास से पहले क्या करता है, वो बिफोर टीचिंग मतलब पढ़ाने से पहले क्या करता है, वो जब वो क्लास में जाता है ड्यूरिंग टीचिंग उस टाइम क्या करता है, और जब क्लास के बाद आफ्टर टीचिंग पढ़ाने के बाद क्या करता है, आफ्टर टीचिंग। अगर आपको ये 3 बातें पता चली ना कि टीचर जो है बिफोर टीचिंग क्या करता है, ड्यूरिंग टीचिंग क्या करता है क्लास में, और आफ्टर टीचिंग क्या करता है, तो आपको टीचर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो यहाँ पे जो टीचर है बिफोर टीचिंग क्या करेगा, तो बिफोर टीचिंग वो क्या करेगा, वो प्लान करता है कि मैंने कैसे पढ़ाना है, लेसन को प्लान करेगा चुपचाप करके, है ना, बोलता तो नहीं है। दैट्स वाई दिस, ये जो पहला वाला फेज़ है इसको क्या बोलते हैं, काम फेज ऑफ टीचिंग, काम पार्ट ऑफ टीचिंग। तो बिफोर टीचिंग टीचर पहले प्लान करेगा इसको। जो जैक्सन है, जैक्सन ने क्या बोला है, जैक्सन इसको क्या बोला है, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, बिकॉज यहाँ पे जो टीचर होता है वो अभी एक्टिव नहीं हुआ होता है, ठीक है। फिर जब वो क्लास में जाता है तो वो इंटरेक्शन करता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है ड्यूरिंग टीचिंग। तो यहाँ पे इसको क्या बोला है इन्होंने, इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। पहले काम पार्ट ऑफ, वहाँ पे खामोशी से वो प्लान करेगा मैंने क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, फिर वो इंटरेक्शन करेगा, इसको इंटरेक्शन फेज ऑफ टीचिंग बोला है। जब वो टीचिंग खत्म करेगा, तो टीचिंग खत्म करने के बाद जैक्सन ने इसको क्या बोला है, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। पोस्ट एक्टिव मतलब एक्टिव होने के बाद, है ना, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। तो बिफोर टीचिंग वो क्या करेगा, पहले इसने प्लानिंग की, कुछ क्वेश्चंस पूछे, है ना, जैसे मैंने आपको पढ़ाना है तो सबसे पहले मैं प्लानिंग करूँगी ना कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ उनको क्या प्रॉपर तरीके से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे प्लानिंग करूँगी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट मतलब मैं आपका एंट्री बिहेवियर जानूंगी कि आपको कितना आता है, मैंने कितने बेसिक से आपको पढ़ाना है। प्लेसमेंट असेसमेंट हो गया। अब यहाँ पे मैंने प्लान किया, अच्छा इनको तो कुछ नहीं आता है, मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है, मैंने प्लानिंग की। अब मैंने यहाँ प्लानिंग की, पीपीटी बनाई, प्लानिंग की, ठीक है। अब उसके बाद जो पीपीटी मैंने बनाई यहाँ पे मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगी ड्यूरिंग टीचिंग, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, और साथ साथ में आपको कुछ क्वेश्चंस भी पुट करूँगी, कुछ क्वेश्चंस भी। तो ड्यूरिंग टीचिंग में क्या करता है टीचर, क्वेश्चन पूछता है सो दैट बच्चे की इंप्रूवमेंट हो जाए। और यहाँ पे कौन सा टेस्ट आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट आता है। अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, आपने बोला हाँ ठीक है क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ, मतलब आपकी इंप्रूवमेंट के लिए बोल रही हूँ ना, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो यहीं पे मैं आपको कौन सा टेस्ट लूँगी, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब जो आपकी रेमिडीज़ हैं, जो आपकी डिफिकल्टीज़ हैं उनको दूर करने के लिए। और डायग्नोस्टिक के बाद मैं ये देखूंगी कि जो मैंने इनको पढ़ाया क्या प्रॉपर तरीके से समझ आया या नहीं। उसके बाद में यहीं पे आपका कन्फर्मेटिव टेस्ट लूँगी, कन्फर्मेटिव टेस्ट, ठीक है। फिर ये तो मैंने टेस्ट ले लिया, यहाँ पे हमारी हो गई बातचीत। अब आफ्टर टीचिंग क्या होता है, मैंने आपको पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद अब आपको ग्रेड प्रोवाइड हो जाएगा। तो वो किस में हो जाएगा, वो आपका आता है समेटिव असेसमेंट। वो पढ़ाने के बाद होगा, वो कब होगा, वो एंड में होगा, एंड में आपको ग्रेड प्रोवाइड होगा, ठीक है। उसको हम समेटिव टेस्ट बोलते हैं। तो ये टीचर एजुकेशन है, ठीक है। इन्होंने जैक्सन ने क्या बोला कि अगर आपको टीचर एजुकेशन को समझना है कि टीचर एजुकेशन है क्या, आपको पता होना चाहिए कि जो टीचर है बिफोर टीचिंग क्या करता है, ड्यूरिंग टीचिंग क्या करता है, और आफ्टर टीचिंग क्या करता है। देखो यहाँ पे दिया है, स्टेज 1 को इन्होंने बोला है प्री एक्टिव फेज। यहाँ पे जो टीचर है वो क्या करेगा, गोल फिक्सअप करेगा, कंटेंट डिसीजन लेगा कि मैंने किस स्ट्रेटजी से पढ़ाना है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट टेस्ट और प्रिडिक्टिव टेस्ट भी आता है। देन स्टेज 2 में इंटरेक्टिव स्टेज आती है, और यहाँ पे जो इन्होंने प्लान किया है कि मैंने किस कंटेंट से पढ़ाना है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे डायग्नोस करेगा लर्नर को, और यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे कौन सा टेस्ट आएगा, फॉर्मेटिव टेस्ट आएगा, फार्मेटिव, डायग्नोस्टिक और कन्फर्मेटिव टेस्ट। और स्टेज 3 में पोस्ट एक्टिव फेज है, यहाँ पे वो टेस्ट करेगा, फीडबैक लेगा स्टूडेंट्स को, और यहाँ पे एंड पे क्या होगा, ग्रेड प्रोवाइड होगा। और ग्रेड किस में होता है, ग्रेड होता है समेटिव असेसमेंट में, समेटिव असेसमेंट में। तो ये जो फेजेस ऑफ टीचिंग दिए हैं, फेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन भी बोल सकते हो, ये फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने दिए हैं। पहले प्री एक्टिव फेज है, फिर इंटरएक्टिव फेज है, फिर पोस्ट एक्टिव फेज है, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यस, तो हमने मॉडल्स पढ़ लिए सारे। अब हम आज PYQs इसके करेंगे, अभी PYQ इसी टॉपिक से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं।
देखो कॉम्पिटेंसी, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते ना। कॉम्पिटेंसी जो मॉडल है ना, मैंने आपको क्या बोला था, उसमें स्किल आएगा, उसमें मास्टरी आएगी, प्रोफिशिएंसी आएगी, एबिलिटीज़ आएगी, इसी से आपका की पॉइंट निकलेगा। अब देखो स्किल तो यहाँ पे भी है, बट देखो यहाँ 2 की पॉइंट आएंगे, प्रोफिशिएंसी भी आएगा, मास्टरी भी आएगा। ए का 4 आया, ए का 4 आया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, आपको आंसर मिल गया। आंसर इसका फर्स्ट है। बिहेवियरिस्टिक मॉडल में क्या आता है, जो बिहेवियरिस्टिक मॉडल है वो किससे रिलेटेड है, बिहेवियरिस्टिक ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है, बिकॉज वो कौन सा मॉडल है, नहीं बिहेवियरिस्टिक जो मॉडल है वहाँ कंडीशनिंग होती है वहाँ पे। और इंक्वायरी जो होती है ना, हमेशा एक क्वेश्चन होता है, इन्वेस्टिगेट अ क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन का बोला था, सो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका आता है थोड़ा जूम आउट, यस जूम करते हैं। डेंगिंग लूक से क्वेश्चन है। देखो लूक ने क्या बोला था, डेंगिंग लूक, अच्छा ये 2 आए हैं, तो हम इसको शूलमैन ने कौन सा दिया था, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, डी का 1 आया, तो इसको एलिमिनेट करते हैं। अच्छा थ्योरी ऑफ एजुकेशन, रिसोर्स मॉडल, लिटरेसी एजुकेशन किसने दिया था, नहीं पता चल रहा है आपको, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसने दिया था, डैंग ने, बी का सेकंड आएगा, बी का सेकंड आया, सबको एलिमिनेट किया, आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर ऐसे आप मैच कर सकते हो। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की है कोल्ब ने, सॉरी ये गलत हो गया, बिकॉज एक्सपीरियंशियल की जो बात की है वो कोल्ब ने की है, सी का सेकंड आएगा, सी का सेकंड, ये गलत ऑप्शन मार्क हो गया, सी का सेकंड जैसे ही आपको मिल गया, आंसर इसका क्या है, आंसर इसका फर्स्ट है। ठीक है, तो लोक ने क्या दिया है, सी का सेकंड, डी का 1 मिला, तो आंसर मिल गया। देन उसके बाद लूक ने क्या दिया है, रिसोर्स मॉडल, लिटरेसी एजुकेशन, और डेंग ने कौन सा दिया है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शूलमैन बात करते हैं, द एस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन इट इंक्लूड्स, तो टीचिंग प्रोफेशन में क्या आता है, पेडागोजिकल नॉलेज भी पढ़ा था हमने, कंटेंट नॉलेज भी पढ़ा था, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज में ये सारे ही आ जाएंगे इसमें। ठीक है, हमने ये सारे पढ़ लिए थे। देन आता है हैबरमास, हैबरमास ने क्या दिया है, 3 दिए हैं, हमने पढ़ा था पेट, PET, इसमें पूछा है कौन सा नहीं आएगा, तो हमने पेट पढ़ा था, मासी के पास एक पेट था, पेट क्या है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज। देन आता है इमेंसिपेटरी कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज और टेक्निकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज, बट ये फंडामेंटल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शूलमैन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट पेडागोजिकल नॉलेज, तो पेडागोजिकल नॉलेज में क्या आता है, एजुकेशनल पर्पस, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये करेक्ट है, फर्स्ट आएगा, आपने एलिमिनेशन से करना है, सो हम एलिमिनेशन से करेंगे, जहाँ फर्स्ट नहीं है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। टीज विद द टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये भी आएगा इसमें, सेकंड भी है, सेकंड फर्स्ट श्योर, इसको एलिमिनेट करते हैं। इट इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ कंसेप्ट, थ्योरीज एंड आइडियाज, नहीं ये पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, ये किससे रिलेटेड है, कंटेंट नॉलेज से रिलेटेड है, हमने जो थ्योरीज पढ़ा था वो कंटेंट नॉलेज में पढ़ा था, थर्ड ऑप्शन नहीं आएगा, हम थर्ड को एलिमिनेट करते हैं, देन वी विल गेट आवर राइट आंसर, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, डेंग एंड लूक के अकॉर्डिंग क्या है, विच कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज इज बेस्ड ऑन द डेवीज फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, तो डेवीज फिलॉसफी पे कौन सा है, क्योंकि डेवी ने भी किसकी बात की है, एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज की बात की है, दैट्स वाई हम यही आंसर मार्क करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एज पर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल ऑफ टीचिंग, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल ऑफ टीचिंग आपको निकलेगा, इट डेवलप्स कॉम्पिटेंसी, जो इंप्रूव करता है प्रोडक्टिविटी, फर्स्ट आएगा, जहाँ जहाँ फर्स्ट नहीं है उसको एलिमिनेट करते हैं। फोकस इज ऑन लर्निंग कंक्रीट स्किल रादर देन एब्स्ट्रैक्ट, मैंने आपको पढ़ाया था एब्स्ट्रैक्ट स्किल से रिलेटेड है, कंक्रीट नहीं आएगा, सेकंड को एलिमिनेट करो, जैसे ही आप सॉरी ये भी एलिमिनेट हो गया, जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे आंसर आपका मिल जाएगा। लर्नर यहाँ पे अपनी बेस पे पढ़ सकते हैं, ये भी करेक्ट आंसर है। मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन कैन बी रियली हेल्पफुल, क्यों रियली वो हेल्पफुल है, बिकॉज ये टीचर को क्या बनाते हैं, समझ, ये है उनको अंडरस्टैंड, करिकुलम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं बेटर तरीके से। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स, इसको हम एलिमिनेट करते हैं। ये फैसिलिटेट करता है फ्यूचर टीचर्स को कि हाईली प्रोफेशनल बने, ये भी हमने पढ़ा था, तो ये भी नहीं आएगा। हाँ आंसर इसका क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज हेल्प करता है समझने में कि किस तरह से कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, ये करेक्ट लग रहा है। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज इज स्टडी ऑफ फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, तो ये फिलोसफिकल, हाँ ये भी करेक्ट लग रहा है, बिकॉज लगाओ इसको कि पेडागोजिकल जो कंटेंट नॉलेज ये हेल्प करता है समझने में कि किस तरह से हम कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे एक प्रॉपर तरीके से बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज फिलोसफिकल नहीं, ये तो ठीक है, बट इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टाइप्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू हैबरमास, डेंग लू, कौन सा नहीं आएगा, तो प्रैक्टिकल भी है, इमेंसिपेटरी भी है, बट सेंसरी भी हम बोल सकते हैं, बट ये एपिस्टेमोलॉजिकल नहीं आएगा इसमें। ठीक है, सेंसरी क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज ये टेक्निकल से रिलेटेड है ना, बट एपिस्टेमोलॉजिकल नहीं बोल सकते। कॉम्पिटेंसी बेस्ड नॉलेज हो गया, बिहेवियरिस्टिक, इंक्वायरी ओरिएंटेड, जब भी इंक्वायरी होगी मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा तो डी का आएगा 1, डी का 1, सी का 1 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। कॉम्पिटेंसी में क्या होगा, मास्टरी होगा, देखो मास्टरी से क्वेश्चन निकला, एक आएगा 4, ए का 4 यहाँ नहीं है, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो आज का इतना ही रखते हैं, कल वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में हम डिटेल में जो आपका पार्ट सी है टीचर एजुकेशन का वो कंप्लीट करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता देना आपको क्लास कैसी लगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी यूजीसी नेट जेके सेट JKPSC लेक्चरर पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो उनके साथ शेयर कर लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट सबसे पहले जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको सबसे पहले
वीडियोस पहुंचेगी। ओके बाय।